हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके प्रत्यावर्ती धारा का रिमेन पार्ट यानी कि एलसीआर, अनुनादी कंडीशन और ट्रांसफार्मर, ये तीनों बचे हुए टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसीआर में अनुनादी कंडीशन से क्वेश्चन अच्छे खासे जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, और ट्रांसफार्मर से आपका तो न्यूमेरिकल बनता ही बनता है, और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, और उस पर क्वेश्चन या उस पर एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि अगर किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता, ठीक है, कभी कभी दक्षता पर क्वेश्चन बनता है, दक्षता 100% हो तो निवेशित शक्ति अगर इतनी है तो निर्गत शक्ति का मान कितना होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे बनते हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बिना स्किप किए हुए बने रहिए क्योंकि सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो जितने भी फाइनल शॉर्ट की वीडियो हमने करवाए हैं, फाइनल शॉर्ट की वीडियो आप अच्छे से रिवाइज कर जाइए, क्योंकि फाइनल शॉर्ट में आपके चैप्टर के हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। कुछ भी ऐसा टॉपिक छोड़ा नहीं गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप फाइनल शॉर्ट की पूरी वीडियो अच्छे से कवर करते हैं तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आप ना कर पाएँ, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलसीआर की, ठीक है। एलसीआर परिपथ, तो हमने जैसा कि कल ही बताया था कि एलसीआर परिपथ को समझने के लिए आप अलग अलग एल परिपथ क्या है, सी परिपथ क्या है, आर परिपथ क्या है, इसको आपको अलग से समझना होगा। चलिए एक बार हल्का सा हम क्या करते हैं, रिवाइज करा देते हैं। अगर आपने एलसीआर परिपथ कल का वीडियो देखा होगा तब तो बहुत अच्छी तरीके से आपका अभी क्विक रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं देखा होगा तो ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें हम यूज करेंगे वो अभी समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, और ये कंडीशन भी एलसीआर परिपथ भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो बायो वाले ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही पूरा मैथमेटिकल टर्म पर बेस्ड है, यानी पूरा डेरिवेशन ही है। सबसे पहले अगर हम आर की बात करें तो हमें दो ही चीज़ों से मतलब है स्टूडेंट, एक विभवांतर, ठीक है, एक वोल्ट यानी कि विभवांतर, और दूसरा धारा आई। ये दोनों किस परिपथ में साथ साथ होते हैं, किस परिपथ में कौन किससे कितने डिग्री पीछे चलता है, यही चीज़ें मेन हैं और इसी पर ध्यान देना है। तो अगर हम आर परिपथ की बात करें तो आर परिपथ में आपका विभवांतर और धारा कैसे होते हैं, समान कला में होते हैं, ठीक है, समान कला में होते हैं, ठीक है, आर परिपथ में। और अगर हम एल परिपथ की बात करें, किसकी, एल परिपथ की बात करें तो एल परिपथ में आपका विभवांतर V जो है धारा I से क्या होता है, 90 अंश यानी π/2 डिग्री आगे होता है। कितना होता है, π/2 आगे होता है, ठीक है, π/2 डिग्री जो है वो क्या होता है, आगे होता है। नेक्स्ट अगर हम सी परिपथ की बात करें तो सी परिपथ में आपका जो विभवांतर V है वो धारा से यानी कि I से π/2 डिग्री यानी कि π/2 कला जो है पीछे होता है। ठीक है, ये जो है आपके एल अलग अलग आर परिपथ, एल परिपथ और सी परिपथ का निष्कर्ष था। क्या था उसका निष्कर्ष था, ठीक है, चीजें समझ में आ गई। चलिए अब इन्हीं का क्या करना है, यहाँ पे अच्छा खासा इस्तेमाल करना है और इन्हीं के इस्तेमाल से इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिए, एलसीआर में सबसे पहले हम क्या लगा लेते हैं भाई, एक प्रेरकत्व हमने लगा लिया, ठीक है, एक हमने इस तरीके से प्रेरकत्व लगा लिया। उसके बाद क्या है आपका सी है, संधारित्र बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, आर है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रेजिस्टेंस लगा लिया, ठीक है, आर। उसके बाद इसको क्या किया, प्रत्यावर्ती सोर्स यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज से इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी,
V0 साइन ओमेगा टी, ये आपका क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। ये क्या है आपका इंडक्टेंस यानी L। मान लेते हैं इसका प्रेरकत्व कितना है, L है। इस संधारित्र की धारिता कितनी है, C है। और इस प्रतिरोध का रेजिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब प्रत्यावर्ती जब वोल्टेज सोर्स से इसको हमने कनेक्ट किया तो इसमें से एक धारा बहेगी, एक क्या होगी, धारा I बहेगी। ठीक है, और ये धारा I इसमें भी जाएगी, I इसमें भी जाएगी, I इसमें भी जाएगी। लेकिन जो यहाँ पर वोल्टेज है यानी कि विभवांतर है, वो तीनों में अलग अलग होगा। वो विभवांतर तीनों में अलग अलग होगा। अलग अलग कैसे होगा, कल ही एक छोटा सा फैमिलियर एग्जांपल मैंने लिया था, चलो आज उसी को रिपीट कर देता हूँ कि जैसे सपोज करो ये एक कोई छोटी सी फैमिली है। ठीक है, ये जो प्रत्यावर्ती सोर्स है ये उसका क्या है, ये उनके हम पेरेंट्स मान लेते हैं, माता पिता को मान लेते हैं। यही है जो प्रत्यावर्ती सोर्स यानी कि जो हमारा वोल्टेज है, ये अगर हम माने कि ये इनके क्या है, पेरेंट्स हैं और ये इनके बच्चे हैं, तो ध्यान से देखिए भाई, जो पेरेंट्स का प्यार होगा यानी जो पेरेंट्स के लगाव होगा वो तीनों के लिए सेम होगा। यानी उसके चाहे जितने भी बच्चे हों, सभी बच्चों के लिए जो लगाव होता है, जो स्नेह है, प्यार होता है, वो परिवार का क्या होता है, लगभग सेम होता है। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो उनको मनी मिलते हैं, खर्चे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, वो सबको एक समान नहीं मिलता। सबको क्या होता है, एक समान नहीं मिलता है ना। सबको उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जितना जिसको ज़रूरत होता है उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से इसको अगर हम क्या करें, तीन अलग अलग मान लें, ये इनके क्या है, तीन संतानें हैं या तीन अलग अलग बेटे, तो सबको जो है अलग अलग मिलेगा। तो मान लेते हैं इसको कितना मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग कितना विभवांतर यानी वैल्यू यानी पैसा कितना मिल रहा है, इसको VL मान लेते हैं, इसको मिल रहा है। इसको कितना मिलेगा, मान लेते हैं इसको VC मिलेगा। इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा VR। और एक खास बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हम कई बार आपको बता चुके हैं, विद्युत धारा में भी बता चुके हैं और धारिता में भी, संधारित्रों को समायोजन में भी बता चुके हैं कि जब भी हम चीज़ों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान। यानी अगर आप एक दूसरे से, फिर वही परिवार वाला एग्जांपल लो, अगर आप एक दूसरे से क्या हो, कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, तो प्यार आपका बना रहेगा, यानी सेम प्यार आपको मिलता रहेगा। यानी धारा जो परिवार का प्यार आपको यानी सेम, करंट आपको इसमें क्या हो जाएगा, करंट आपका सेम रहेगा। लेकिन अगर यही सीरीज यानी कॉम्बिनेशन हम बदल दें, पैरेलल यानी समांतर चलने की कोशिश करें, किसके, इसके, तो अगर हम समांतर चलने की कोशिश करें तो समांतर अगर आप चलने की कोशिश करेंगे तो फिर वो प्यार यानी वो इज्जत आपको नहीं मिलेगा। यानी फिर आपकी वहाँ क्या हो जाएगी, धारा बदल जाएगी और वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, बस फर्क यही है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में सिर्फ इतना फर्क है कि अगर आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारा समान होगी और विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो धारा अलग अलग हो जाएगी, विभवांतर समान हो जाएगा। याद रहेगा? चलिए, अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको फेजर डायग्राम मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि कला आरेख। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसका कला आरेख यानी कि फेजर डायग्राम। तो तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए फिगर में थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करते हैं, अभी और आसान हो जाएगा, बस ध्यान से देखिएगा। कलर चार्ट ले लें, कुछ देखें कलर वलर है कि नहीं है। चलिए, है तो कुछ चलिए देखिए भाई, सब में धारा क्या होगी, सेम होगी। अब इसको मैं मिटा दूं, समझ जाओगे ना। देखो सब में मान लेते हैं धारा सेम होगी, तो ये धारा I इसमें भी बह रही है, I धारा इसमें भी बह रही है और यही I धारा इसमें भी बह रही है। सब में क्या होगी, धारा सेम होगी। ठीक है, इसमें विभवांतर VL है, BL किसमें है, ये आपका क्या है, इंडक्टेंस है, यानी L है। L वाले केस में यानी L परिपथ में आपका धारा और विभवांतर में क्या होता है, आपका जो विभवांतर है 90 अंश कला में आगे होता है। तो यानी ये धारा जा रही इससे 90 अंश यानी ऐसे ऊपर की ओर। ठीक है,
तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, BL यानी विभवांतर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। आगे देखो BC वाले केस में, VC वाले केस में क्या होता है, इसमें आपका जो विभवांतर है वो धारा I से 90 अंश कला में पीछे होता है, यानी इससे 90 अंश कोण बनाते हुए पीछे। तो पीछे का मतलब ये हो गया आपका BC, ठीक है। और R में क्या होता है, R में आपका विभवांतर और धारा दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी इसी डायरेक्शन में आपका VR भी हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, डायरेक्शन समझ में आ गया। हम मान लेते हैं यहां पे जब तीनों परिपथ LCR हमने अलग अलग पढ़ाया था, तो वहां पे इसका कुल प्रतिरोध कितना निकल के आया था भाई, जिसको हम प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं। तो इसका प्रेरण प्रतिघात यानी BL वाले केस में प्रेरण प्रतिघात क्या आया था आपका, आया था L ओमेगा आया था, ठीक है। BL केस में ये आपका क्या था, प्रेरण प्रतिघात था, तो यहां लिख दे रहा हूं L ओमेगा। यहां पे क्या था 1/ωc, क्या था 1/ωc। यहां पे क्या था आपका R, रेजिस्टेंस ही आपका क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये तो इनके अलग अलग प्रतिरोध यानी जिसको हम प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। यही अगर आप DC करंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्रतिरोध कहलाते हैं। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में भी प्रतिरोध वर्ड ही आपका क्या, प्रतिघात में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सबके अलग अलग प्रतिघात हैं। लेकिन इन तीनों का अगर हम कंबाइन प्रतिरोध की बात करें, यानी कंबाइन प्रतिघात कितना होगा, तो उसको प्रतिबाधा नाम देते हैं और उसको जड़ से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं इन तीनों का कंबाइन रूप से प्रतिबाधा कितना होगा, जड़ हुआ। चलिए अब बनाया जाए फेजर डायग्राम यानी कि कला आरेख। ध्यान से समझिएगा, पूरा सॉल्यूशन जो है यहीं से निकलेगा, आपकी अनुनादी कंडीशन भी यहीं से निकलेगी और बहुत ही आसान तरीके से निकलेगी। कला आरेख, कला आरेख बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली ये इस डायरेक्शन में हमने ले लिया धारा I को, धारा I को ले लिया। अब देखिए भाई, सबसे पहले R वाले कंडीशन पे आ जाओ। R वाले केस में अगर हम आते हैं तो R वाले केस में आपका विभवांतर और धारा दोनों एक ही दिशा में, यानी इसी दिशा में आपका क्या है, विभवांतर भी VR भी है, ठीक है। आ जाओ VC वाले केस में। तो VC वाले केस में अगर हम देखें तो संधारित्र के केस में विभवांतर आपका 90 डिग्री पीछे होता है। तो विभवांतर को हमने क्या किया, 90 डिग्री पीछे हमने बनाया विभवांतर VC को, ठीक है, दिख रहा ना। अब आ जाओ प्रेरक यानी कुंडली के केस में। तो कुंडली के केस में अगर हम देखें तो ये 90 अंश कला में, धारा इधर जा रही तो 90 अंश कला में आगे यानी ऊपर की ओर, इस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, BL हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम BL और VC को सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं यदि VL इज ग्रेटर देन VC, यदि BL आपका क्या है, VC से बड़ा है। तो अगर भाई VL VC से बड़ा है तो अगर हम ध्यान से देखें दोनों एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं और दिशा दोनों की अपोजिट है। मान लो अगर ये 10 वोल्ट के विभवांतर से उधर इसका परिणामी जा रहा है, इधर 2 की परिणामी से जा रहा है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 8। और किधर आएगा, ज़्यादा वाले की तरफ। तो रिजल्टेंट हमारा इधर किधर आ जाएगा, इस साइड। तो इसको एक नए फिगर में कन्वर्ट करो, तो नया फिगर हमारा कैसे हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। यानी इधर आपका धारा I भी है और इसी डायरेक्शन में आपका क्या है, VR भी है, और इस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट आ गया यानी कि परिणामी आ गया। तो परिणामी कौन ज़्यादा है, VL ज़्यादा, तो VL में से VC घट गया। ये आपका हो गया VL माइनस VC, VL माइनस VC, दिखाई दे रहा। अब देखिए भाई, दो फोर्स, इसको अगर हम फोर्स के नाम से लें तो एक ही बिंदु पर लंबवत कार्य कर रहे हैं, तो इनका परिणामी क्या होगा। अगर इसको हम समांतर चतुर्भुज बनाएं, इसको क्या करें, एक समांतर चतुर्भुज बनाएं, तो इसका जो परिणामी होगा इसके विकर्ण से होकर जाएगा। इसका परिणामी क्या होगा, इसके विकर्ण से, यानी इस डायरेक्शन में इसका परिणामी होकर जाएगा।
पता नहीं क्या हो गया कलर चाक को, ये फिसल इतना ज़्यादा रहा बोर्ड पे, क्या बताऊँ मैं, स्लिप कर रहा है। जैसे बरसात के मौसम में काई पे लोग स्लिप करते हैं, उसी तरीके से ये चाक आज बोर्ड पे स्लिप कर रहा है। ठीक, ये इसका क्या होगा, परिणामी जाएगा, और इस परिणामी को, यही परिणामी आपका टोटल क्या होगा भाई, प्रतिबाधा। ठीक है, ये परिणामी इधर मान लेते हैं, कोई नाम दे दो यार, रिजल्टेंट यानी कैपिटल आर। ठीक है, अब देखिए भाई, इस परिणामी को निकालने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। आप वेक्टर वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या अगर ध्यान से देखें तो जितना ये है उतना ही ए भी होगा, और ये एंगल यानी कलांतर मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, फाई है, इसके बीच में कलांतर कितना है, फाई है। और यही कलांतर आपके तीनों केसेस में अलग अलग होता है। अगर हम आर परिपथ की बात करें तो यही कलांतर आपका 0 होता है, सी परिपथ की बात करें तो यही कलांतर आपका π/2 होता है, लेकिन कौन, v आपका पीछे होता है। ठीक है, और अगर l की बात करें तो फिर π/2 होता है, लेकिन v जो है i से आगे होता है। ठीक है, तो यही कलांतर तीनों अलग अलग परिपथ के लिए अलग अलग आता है। यहाँ पे हमने मान लिया है कितना है, फाई है। अब देखिए भाई, इसको कोई नाम दे दो, a v c, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, r² कितना मिल जाएगा, या कोई सीधे भुजा से ही लिख लो, AC² = AB² प्लस BC², और यह है कितना, ये AB की वैल्यू कितनी है, VR का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, VL माइनस VC का होल स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट अगर हम मान लें कि R मत मानो, V है ना, बोल्ट चल रहा तो इसको कैपिटल V मान लो, सीधे कैपिटल V हमने मान लिया। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब देखो भाई, यहाँ पे अगर ओम के नियम के अकॉर्डिंग हम देखें, ओम के नियम से यदि पूरे परिपथ की प्रतिबाधा जड़ हो तो इसमें बहने वाली धारा कितनी है, I है, तो इसके अकॉर्डिंग इस पूरे परिपथ का वोल्टेज V = क्या होता है, V = क्या होता है भाई, I × R, और ये R यहाँ क्या, पूरे परिपथ की प्रतिबाधा जड़ है, तो ओम के नियम से इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, I Z का होल स्क्वायर = इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, I × R, I²R², इसकी जगह इसका कितना है, यही लिखा होगा L ओमेगा, कितना होगा, L ओमेगा माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर। आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये आपका प्रतिरोध होगा, और इसमें धारा बहेगी, धारा इसके साथ में I रहेगी, इसके साथ में भी I रहेगी। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है। ठीक है, अब देखो, I² इसमें से बाहर ले आओ कॉमन, तो I² को अगर हम कॉमन ले आते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, I² Z² = I²R² प्लस I² L ओमेगा, यार ओमेगा को बार बार एप्सिलॉन लिख देता हूँ, कल भी लिख रहा था, आज भी लिख रहा हूँ, ωc का होल स्क्वायर। ठीक है, ωc का होल स्क्वायर। अब देखो, यहाँ भी I² है, यहाँ भी I² कॉमन लोगे तो I² से I² कट जाएगा, बचेगा क्या, Z² = R² प्लस L ओमेगा माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर। ये आपके क्या आ गए, प्रतिबाधा Z स्क्वायर। तो Z = कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर R² प्लस L ओमेगा माइनस ωc का होल स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई, प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा Z = ठीक है। तो अगर पूरे परिपथ की प्रतिबाधा आपसे पूछ ली जाए तो पूरे परिपथ की प्रतिबाधा निकालने का ये फार्मूला, और इसके बीच अगर कलांतर पूछा जाए यानी फाई, तो अगर हमें ये भुजा यानी ये चीज़ ज्ञात है और ये चीज़
इसके बराबर ये है और ये चीज़, तो ये दोनों किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं? इसको लंब हो गया, ये आधार हो गया, आते हैं tan में। तो tan phi इक्वल टू, अगर हमें कलांतर निकालने के लिए पूछा जाए तो कलांतर कैसे निकालेंगे? tan phi इक्वल टू लंब BC बटे AB, BC बटे AB, ठीक है। तो VC की वैल्यू है कितनी भाई? tan phi इक्वल टू VC, VC का मान कितना है? VL माइनस VC अपान AB, AB की वैल्यू कितनी है? VR, कितनी है? VR, ठीक है। तो phi इक्वल टू कितना हो जाएगा? कलांतर phi इक्वल टू tan इनवर्स VL, VL का मान कितना होगा? 1 अपान नहीं VL L ओमेगा माइनस BC 1 अपान ओमेगा C नीचे डिवाइडेड बाई R। ये आपका क्या कलांतर का फार्मूला है, यानी phi इक्वल टू, phi ही तो क्या है आपका कलांतर है ना, कलांतर phi इक्वल टू ये आपका फार्मूला, ठीक है। तो दो चीज़ें आपकी निकल के आई, एक तो प्रतिबाधा निकल के आ गई LCR की, और LCR का कलांतर अगर आपसे पूछे, ठीक है। हाँ, अब एक चीज, जैसे हमने कहा कि R के केस में, यानी R वाले में कलांतर आपका 0 होता है, तो R के केस में ये 0 ये 0 दोनों 0 हो गए, और 0 में किसी भी संख्या से आप भाग दोगे 0 आएगा, और tan कितने की वैल्यू 0 होती है? 0 अंश की, तो कलांतर कितना निकल के आ गया? R केस में 0, यानी फार्मूला आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब बात करते हैं अनुनादी कंडीशन, यानी कि अनुनाद की स्थिति के लिए, ठीक है। तो अनुनाद की स्थिति कब होगी? अनुनाद की स्थिति में इन दोनों की प्रतिबाधाएं किसकी? L की और C की बराबर हो जाएंगी। तो जब L की प्रतिबाधा और C की प्रतिबाधा बराबर हो जाती है तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं अनुनाद की स्थिति। और अनुनाद की स्थिति में अनुनादी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, चलिए कैलकुलेट किया जाए। यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट अगर हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति, तो अनुनाद की स्थिति में मैंने कहा कि आपका जो है L का प्रतिबाधा और C की प्रतिबाधा, तो L की प्रतिबाधा कितनी होती है? L ओमेगा, और C की प्रतिबाधा कितनी होती है? 1 अपान ओमेगा C। दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ओमेगा को इधर ले आओ, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको? 1 अपान LC, ठीक है। जहाँ पे L क्या है? कुंडली का प्रेरकत्व तो है, C क्या है? संधारित्र की धारिता है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई f, मतलब फ्रीक्वेंसी, जहां पे f क्या है? आपकी आवृत्ति है, अनुनादी आवृत्ति, ठीक है भाई। अनुनाद की स्थिति चल रही तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमारी अनुनादी फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति ही तो बनेगी। तो वैल्यू रखो। अच्छा, ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपान अंडर रूट LC। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट LC, और f इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? 1 अपान 2 पाई से इधर गुणा, इधर आएगा भाग, हो जाएगा अंडर रूट LC। तो कभी कभी आपसे बहुविकल्पीय में पूछा जाता है कि अनुनादी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला f इक्वल टू कितना होता है, तो f इक्वल टू होता है 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC, ठीक है। 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC, ये आपकी क्या है? अनुनादी आवृत्ति है, अनुनादी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। समझ में आ गया अनुनादी फ्रीक्वेंसी के लिए। अब देखिए भाई, अनुनाद की कंडीशन में परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी? अनुनाद की कंडीशन में परिपथ की प्रतिबाधा Z इक्वल टू कितनी हो जाएगी? Z इक्वल टू प्रतिबाधा, Z इक्वल टू क्या फार्मूला निकल के आया? खटाक से बोलो, लिखा भी है, R स्क्वायर प्लस L ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा
c का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखो z इक्वल टू, अनुनाद की कंडीशन में ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, तो कितना मिलेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। यानी अनुनाद की कंडीशन में आपके परिपथ की प्रतिबाधा जो है वही होगी जो उस यानी एलसीआर में लगे हुए प्रतिरोध का मान होगा, ठीक है, तो उतना ही होगा। और अनुनाद की कंडीशन में अब आपकी प्रतिबाधा जो है वो क्या आती है, मिनिमम आती है, क्या आती है, मिनिमम आती है, ठीक है। यहाँ तक डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया, चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। तो चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक प्रत्यावर्तन, सॉरी क्या, हाँ, ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस किया जाए। ट्रांसफार्मर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं सारे फार्मूले देख लिए जाएं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करना हो नोट कर लो, हम थोड़ा सा फिगर बना ले ट्रांसफार्मर का वैसे। चलिए स्टूडेंट, तो बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, और इसकी रचना की बात करें, तो अगर इसके हम सिद्धांत की बात करें, रचना की बात करें, तो ट्रांसफार्मर जो हमारा अन्योन प्रेरण, ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर सबने देखा होगा, सभी के गांव के आसपास चौराहों पर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर जो है आपके होते हैं दो प्रकार के। ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ये होते आपके कितने हैं, दो प्रकार के। पहला जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा जो है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा, अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप अप। कौन सा ट्रांसफार्मर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इसको बोलते हैं स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दोनों का काम क्या है, स्टेप अप यानी ये वोल्टेज को क्या करता है, कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, यानी कि अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर यानी जिसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ये क्या करता है, ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी ट्रांसफार्मर का होता है जो आप दैनिक जीवन में देखते हैं, ठीक है। इसका हम ये नहीं कह रहे कि इसका इस्तेमाल कम होता है, इसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो आप डेली लाइफ में यानी दैनिक जीवन में देखते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर आपको यही दिखेगा। आपको याद हो या ना याद हो, अभी हम बताएंगे तो सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी कि ये आपने कहाँ कहाँ देखा है। आपके घरों यानी जो भी इलेक्ट्रिक पोल से लेकर आपके घर तक की सप्लाई है, जहाँ जहाँ भी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है, हर जगह आपको अपचाई ट्रांसफार्मर ही मिलेगा। एग्जाम्पल कैसे, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी जब डिस्ट्रीब्यूट होती है बाईपोल, तो एक होता है हाई टेंशन, और एक तो बहुत हाई टेंशन होता है, जो लोहे के बड़े बड़े पोल होते हैं उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो आपके सीमेंट वाले पोल होते हैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक होता है 11,000 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज, जिसे आप लोग गांव में मैक्सिमम लोग देखे भी होंगे 11,000 वोल्टेज। इसमें कोई भी यहाँ से कनेक्शन नहीं लेता, ना ही कोई यहाँ पे कटिया उटिया फंसाता है, ठीक है। दूसरी बात, इस 11,000 वोल्टेज सीधे जो है कहाँ पे लगता है, जाता है एक ट्रांसफार्मर के थ्रू। क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा होता है, वहाँ पे ये पहुँचता है। ये ट्रांसफार्मर इस 11,000 वोल्टेज को क्या करता है, जो हमारे दैनिक जीवन में घरेलू यानी घरों में नॉर्मल विद्युत यूज होती है, वो 220 वोल्ट की होती है। कितनी, 220 से 240 वोल्ट तक जो है घरों के जो हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, इतने वोल्ट तक एनर्जी को
इलेक्ट्रिसिटी को वो सहन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर उनको मिल जाए तो वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा था उसने क्या किया, 11,000 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 220 से 240 के बीच। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर आपका कौन सा यूज हुआ, अब चाहिए। और आ जाओ दूसरा एग्जांपल ले लो, आपने चार्जर देखा होगा, चार्जर में भी वोल्टेज आती है। ठीक है, आपके मोबाइल के चार्जर लगभग कितने वोल्ट के होते हैं, अब तो थोड़ा फास्ट चार्जिंग आने लगा तो 4 से 6 वोल्ट के आसपास का हो गया है, नहीं तो पहले अगर आप देखें तो 3.7 वोल्ट की आपकी बैटरी होती थी और इसी के आसपास जो है आपका चार्जर भी आउटपुट देता था। ठीक है, इतना ही आउटपुट देता था। इसको जोड़ा किससे जाता था, इलेक्ट्रिसिटी के 220 वोल्ट से। तो सोचो 220 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, हमको आउटपुट कितना मिल रहा है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट, ठीक है, या 6 वोल्ट। ठीक है, तो क्या किया, कम किया, यानी जो चार्जर में छोटे, अगर चार्जर को आप खोल कर देखेंगे तो उसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, हालांकि अवेलेबल था यहाँ पे, हम ट्रांसफार्मर को बताते समय हम दिखाए उखाए थे, ठीक है, आप लोगों को, लेकिन इस समय जो है दिख नहीं रहा रूम के अंदर, तो नहीं तो दिखाते आपको। या आपके घर में कोई बेकार चार्जर हो, सही चार्जर मत खोलना, कोई बेकार चार्जर होगा तो उसको खोल के देखोगे तो ट्रांसफार्मर आपको दिखेगा। ठीक है, छोटा सा। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की वर्किंग विधि की। ठीक है, संरचना आप लोग बुक से देख लीजिएगा ट्रांसफार्मर की संरचना, क्योंकि संरचना वाली फिगर, कंस्ट्रक्शन वाली फिगर मैंने यहाँ पे बनाई नहीं है, तो बिना फिगर के हम संरचना समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो है कुछ है नहीं, फिगर देखेंगे जो बना हुआ है बुक में। ठीक है, ये तो वर्किंग वाली फिगर है, एक अलग से कंस्ट्रक्शन की फिगर होती है जिसमें नर्म लोहे की क्रोड रोड ऐसे सब दिखाया गया है। ठीक है, वो वाला बनाइएगा और उसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ वही सारी चीज़ें लिख दीजिएगा, वो आपकी क्या हो जाएगी, संरचना। अब इसकी कार्यविधि देखिए, कार्यविधि यानी वर्किंग फंक्शन या वर्किंग मेथड। देखिए होता क्या है कि जब ट्रांसफार्मर को हम प्रत्यावर्ती सोर्स से जोड़ते हैं, ठीक है, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में, ट्रांसफार्मर में होता है क्या, 2 टर्मिनल होते हैं, एक तरफ हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, दूसरी तरफ हमको धारा मिलती है। ठीक है, एक तरफ वोल्टेज लगाते हैं, दूसरी तरफ आउटपुट, इनपुट आउटपुट। तो यानी जब हम इनपुट वाले सिरे में प्रत्यावर्ती वोल्टेज से इसको कनेक्ट करते हैं, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कनेक्ट करने से, प्रत्यावर्ती जैसा नाम ही सुन रहे हैं प्रत्यावर्ती, तो धारा के मान में भी परिवर्तन होता है वोल्टेज के साथ साथ। ठीक है, तो जब इसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, धारा इसके अंदर यानी प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन होता है, और धारा के मान में परिवर्तन के फलस्वरूप स्वप्रेरण की घटना के कारण, स्वप्रेरण की घटना के कारण प्राथमिक कुंडली, ये हमारी क्या प्राथमिक कुंडली है, ये हमारी द्वितीय कुंडली है। ऐसा इसमें फेरों की संख्या हम मान लेते हैं NP है और इसमें फेरों की संख्या मान लेते हैं NS है। तो स्वप्रेरण की घटना के कारण इस प्राथमिक कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अगर हम प्राथमिक कुंडली के प्रतिरोध का, यदि हम प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य मान के चलें, मान लें कि जो प्राथमिक कुंडली में प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, कुंडली है, इसका प्रतिरोध नगण्य है, तब ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, ये विद्युत वाहक बल इसके सिरों के बीच लगे हुए विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, दूसरी बात, प्राथमिक कुंडली के अंदर अगर हम मान लें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर d∅dt है। ठीक है, तो जिसके कारण इसके अंदर स्वप्रेरण की घटना के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, वही चुंबकीय फ्लक्स दूसरी वाली कुंडली से भी पास होगा। कब, जब हम मान लें कि चुंबकीय फ्लक्स में कोई भी नुकसान नहीं होता है या कोई भी हानि नहीं होती है, तो जितना चुंबकीय फ्लक्स यहाँ से क्रिएट हो रहा है वही इससे भी पास करेगा। तो जब इससे पास करेगा तो इसमें भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, अगर दूसरी तरफ का प्रतिरोध, मतलब दूसरी तरफ का जो है आउटपुट, यानी कि
परिपथ जो है वो हमारा क्या है, ओपन हो। ओपन होने का मतलब इसका प्रतिरोध अनंत है, तब ऐसी कंडीशन में इसके सिरों के बीच निर्गत विभवांतर इस कुंडली के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखा जाए वर्किंग विधि में। हाँ, तो देखिए हम क्या करते हैं, जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं तो परिपथ में या प्राथमिक कुंडली में क्या होती है, धारा, प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम लिखेंगे नहीं, ध्यान से सुन लो। प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है, प्रत्यावर्ती धारा के कारण यानी धारा के मान में परिवर्तन के कारण, ठीक है, प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, एक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और मान लेते हैं, माना प्राथमिक कुंडली के या प्राथमिक कुंडली का फ्लक्स परिवर्तन की दर d∅dt है, तो होने वाले फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्राथमिक कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ई प्राइमरी उत्पन्न होता है, जिसका मान d∅dt। और यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, Np हो, तो Np, ठीक है, के बराबर होता है समीकरण नंबर 1, यही ये भी लिख लो। और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, Np है। ठीक है, तब ये होगा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब आगे देखो, यदि प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई नुकसान या कोई हानि नहीं होती है, तो जितना चुंबकीय फ्लक्स यानी जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है या जितना भी चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हो रहा, वो सारे के सारे चुंबकीय फ्लक्स क्या होंगे, दूसरी कुंडली से भी पास करेगा, सेम चुंबकीय फ्लक्स पास करेगा। तो इसमें जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा यानी जो भी फ्लक्स परिवर्तन की दर यहां होगी, वही सेम फ्लक्स परिवर्तन की दर यहां भी होगी। ठीक है, तो जब दूसरी कुंडली से वही विद्युत वाहक वही चुंबकीय फ्लक्स पास करेगा, तो इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर कितनी होगी, d∅dt। तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, ES इक्वल टू माइनस, इसमें फेरों की संख्या कितनी है, NS d∅dt। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो। ठीक है, समीकरण नंबर 1 को 2 से क्या करो, भाग कर दो। तो समीकरण 1 और 2 से भाग करोगे क्या मिलेगा, d∅dt कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, EP/ES इक्वल टू NP/NS। इसको बना लो समीकरण नंबर 3। अब आगे देखो, आगे हमने क्या कहा था, हमने आपसे ये कहा था कि यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो, यदि, एक लाइन लिखिए, यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो, तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच लगाए हुए विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, एक लाइन, यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो यानी प्रतिरोध बिल्कुल ना के बराबर 0 हो, तो प्राथमिक कुंडली के सिरों में लगाया गया विभवांतर
प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यानी कि EP इजकल टू BP, EP इजकल टू BP। ठीक है, और यही लिखिए, और यदि दूसरी कुंडली का परिपथ, दूसरी कुंडली का परिपथ क्या हो, खुला हो, या दूसरी कुंडली का प्रतिरोध अनंत हो, दूसरी कुंडली का परिपथ क्या हो, ओपन हो, या दूसरी कुंडली का प्रतिरोध अनंत हो। पहले वाली कुंडली का 0 लेकिन दूसरी कुंडली का अनंत, ये याद रखना। दूसरी कुंडली का प्रतिरोध क्या हो, अनंत हो, तो दूसरी कुंडली के सिरों के बीच जो हमारा निर्गत वोल्टेज है, ठीक है, Vs, वो इसके दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, यानी ES इजकल टू BS, ES इजकल टू क्या हो जाएगा, BS। अब समीकरण नंबर 3 क्या बन जाएगा, अब समीकरण नंबर 3 हो जाएगा BP बटे VS इक्वल टू NP बटे NS। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। अब यहां से अगर आप ट्रांसफार्मर की प्रकृति चेंज यानी अप चाहे स्टेप अप या स्टेप डाउन करना चाहते हैं तो यहां से आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, क्या चीज़, अगर आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो क्या करो, इसका मान प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है NP, इसका मान कम कर दो, और दूसरी वाली कुंडली में फेरों की संख्या क्या कर दो, ज़्यादा कर दो, यानी ये कंडीशन होगा तो स्टेप अप हो जाएगा, स्टेप अप। ठीक है, यही बदल दोगे तो स्टेप डाउन हो जाएगा, और इसमें फेरों की संख्या कम कर दोगे, इसमें ज़्यादा कर दोगे तो स्टेप डाउन हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 तक समझ में आ गया अच्छे से। चलो आगे देखो, यदि ट्रांसफार्मर हमारा एक आदर्श ट्रांसफार्मर हो, तब आदर्श ट्रांसफार्मर की कंडीशन में या आदर्श ट्रांसफार्मर की स्थिति में निर्गत शक्ति बराबर निवेशित शक्ति। ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर की कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, निर्गत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, निवेशित शक्ति। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निर्गत शक्ति, ठीक है, या निवेशित शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। ठीक है, निवेशित शक्ति को हम मान लें P और निर्गत शक्ति को मान लें PS। तो P इजकल टू फार्मूला पावर, शक्ति इजकल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो PP यानी प्राथमिक कितना हो जाएगा, BP इंटू IP। तो यहाँ पे हो जाएगा BP इंटू IP इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, BS इंटू IS, BS इंटू IS। तो BS को इधर ले आओ, तो BP बटे BS इजकल टू IS बटे IP। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5। तो समीकरण नंबर 4 और 5 से क्या मिल रहा है, 4 ये 5 हो गया। समीकरण 4 व 5 से, 4 व 5 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, यानी IS बटे IP बराबर NP बटे NS। यानी अगर हमें ट्रांसफार्मर के अंदर प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा और दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा दे दिया गया है तो हम उसके फेरों की संख्या का अनुपात भी बता सकते हैं, या फेरों की संख्या दे दी गई है और किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा दे दी गई है तो दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा हम इस फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। तो 3 फार्मूले आपके पास बन गए, एक वो, ठीक है, एक ये, और एक इससे पहले हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाया था। ठीक है, विद्युत वाहक बल के टर्म में। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब ट्रांसफार्मर की दक्षता देखिए, दक्षता पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दक्षता का कौन सा फार्मूला होगा, और इसी के साथ ये लास्ट भी है। ठीक है, दक्षता वाले फार्मूले के साथ साथ ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा
और इस चैप्टर में अगर आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई समस्या नहीं हो ठीक है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। क्या बात करने वाले थे? ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता को हम ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा इक्वल टू होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति ठीक है, या ये होता है निर्गत वोल्टेज बटे निवेशित वोल्टेज गुणे 100, और यही होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति ठीक है। तो निर्गत शक्ति और निवेशित शक्ति का अनुपात ही हमको क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाता है ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आपको निर्गत वोल्टेज या कुछ भी अगर आपसे पूछता है तो आप इस फार्मूले से अगर ट्रांसफार्मर की दक्षता दे दी है और निर्गत वोल्टेज दे दिया है तो निवेशित वोल्टेज आप निकाल सकते हैं। यहाँ से निर्गत शक्ति दे दिया है और दक्षता दे दिया है तो अब निवेशित शक्ति भी यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है। तो एक सेकंड, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे निर्गत नहीं, फार्मूला यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है ठीक है। उधर तो सही है, इधर फार्मूला डिफरेंट ये है कि इधर रहेगा दूसरी कुंडली पर प्राप्त ऊर्जा ठीक है, द्वितीयक कुंडली पर प्राप्त ऊर्जा बटे प्राथमिक कुंडली पर ऊर्जा गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर की दक्षता ठीक है। और ये फार्मूला होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति। ज्यादातर क्वेश्चन यही पे बनता है, यानी निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति। इस पर जो है आपके न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे गए हैं, इस पर न्यूमेरिकल थोड़ा सा कम पूछा गया, लेकिन इस पर लास्ट वाले फार्मूले पे ज़्यादा पूछा गया ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें सबको अच्छे से क्लियर हो गई। तो इसी के साथ ये चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 7 का फाइनल शार्ट आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर नंबर 7 आप लोग अच्छे से यानी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए ठीक है। और हम मिलते हैं फिर कल के वीडियो में चैप्टर नंबर 8 यानी वैद्युतचुंबकीय तरंगों के फाइनल शॉर्ट के साथ। ओके स्टूडेंट, और जाते जाते एक बार फिर बोलेंगे कि जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।